नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ के इतिहास के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम नया राजवंश लेते हैं, गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। मुख्य रूप से जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें इनके बारे में जानकारी, कुछ शासकों के बारे में जानकारी हमें वहाँ देखने को मिलती है त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत। तो मोटे तौर पर जानकारी वहाँ प्राप्त हो जाती है, लेकिन हम कुछ प्रमुख जो अन्य शासक हैं, मंडोर और भीनमाल के जो शासक रहे हैं, उनके बारे में हम जब राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे तभी जो संपूर्ण जानकारी है हमें प्राप्त हो पाएगी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम यहाँ अपने इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश। देखिए दोस्तों, प्रतिहार जो शब्द है इसका अर्थ होता है द्वारपाल। प्रतिहार जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? द्वारपाल। जिस प्रकार भगवान राम के द्वारपाल के रूप में कार्य करते थे उनके छोटे भाई लक्ष्मण, उसी प्रकार से जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक हैं स्वयं को लक्ष्मण का वंशज, किसका वंशज? लक्ष्मण का वंशज, या कह सकते हैं आप सूर्यवंशी, रघुवंशी मानते हैं। प्रतिहार अपने आप को क्या मानते हैं? भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज, सूर्यवंशी या रघुवंशी मानते हैं। ठीक है, और ये अपने आप को इक्ष्वाकु वंश से संबंधित करते हैं। जिस प्रकार से भगवान राम का संबंध था उसी प्रकार, या लक्ष्मण का वंश संबंध था, उसी प्रकार अपने आप को इक्ष्वाकु वंश से संबंधित करते हैं। कौन? प्रतिहार। जो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम जानकारी देख रहे हैं, तो हमारे राजस्थान में या राजपूताने में छठवीं से 10वीं शताब्दी, 6वीं से 10वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से गुर्जर प्रतिहारों का शासन देखने को मिलता है। जो इतिहासकार हैं आर.सी. मजूमदार। इतिहासकार कौन है? आर.सी. मजूमदार। इन्होंने कहा भी है कि राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार वंश ने 6वीं से 11वीं शताब्दी तक, 6वीं से 11वीं शताब्दी तक राजपूताने में या राजस्थान में अरब आक्रमणकारियों से राजस्थान की रक्षा की है। अरब आक्रमणकारियों से क्या की है? रक्षा की है। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार का मानना है कि 6वीं से 11वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों से रक्षा की किन्होंने? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने। और मुख्य रूप से राजस्थान में इनका जो शासन हमें देखने को मिलता है वो 6वीं से 10वीं शताब्दी तक, और जो प्रभावशाली शासन है वो 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य देखने को मिलता है। इनकी गुर्जर प्रतिहार वंश की शासन शक्ति है, उसके केंद्र कौन कौन से थे? तो केंद्र आपको ध्यान में होना चाहिए मंडोर, मंडोर के अलावा भीनमाल, भीनमाल के अलावा उज्जैन या अवंतिका कह सकते हैं, उज्जैन या अवंतिका, और इसके अलावा कन्नौज। ये गुर्जर प्रतिहार वंश की जो शासन शक्ति थी उसका केंद्र माने जाते हैं। मंडोर, भीनमाल, उज्जैन और कन्नौज। और इस समय राजस्थान में जब इनका शासन हुआ करता था गुर्जर प्रतिहार वंश का, तो मंदिर या स्थापत्य, मंदिर निर्माण
या कह सकते हैं स्थापत्य की जो शैली थी वो कौन सी थी? महामारू शैली। महामारू शैली प्रचलित थी। महामारू शैली कह सकते हैं या गुर्जर प्रतिहार शैली। गुर्जर प्रतिहार शैली, ये भी ध्यान में रखेंगे। मंदिर या स्थापत्य निर्माण की जो शैली थी वो महामारू शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली इस समय क्या थी? प्रचलित थी। आगे हम ध्यान देते हैं इसमें गुजरातरा प्रदेश का स्वामी होने के कारण। गुर्जर प्रतिहार क्यों कहलाए? गुजरातरा जो पश्चिमी भाग है उसके अंतर्गत गुजरातरा प्रदेश का स्वामी होने के कारण, गुजरातरा प्रदेश का स्वामी होने के कारण ये क्या कहलाए? गुर्जर प्रतिहार कहलाए। गुजरातरा प्रदेश का स्वामी होने के कारण क्या कहलाए? गुर्जर प्रतिहार कहलाए। और इनके बारे में जो जानकारी है वो बाणभट्ट की रचना, बाणभट्ट की रचना, बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित्र। उसमें भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित्र में भी किसका उल्लेख मिलता है? गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख, गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है बादामी का नरेश था पुलकेशिन द्वितीय, बादामी का चालुक्य राजा, चालुक्य राजा, चालुक्य राजा का नाम था पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। इसका था ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख में सबसे पहले गुर्जर जाति के बारे में जानकारी या उल्लेख मिलता है। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, बाणभट्ट की रचना हर्षचरित्र में गुर्जर जाति का उल्लेख या गुर्जरों का उल्लेख मिलता है, लेकिन सबसे पहले गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है बादामी के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। हेनसांग जो चीनी यात्री था, चीनी यात्री, चीनी यात्री कौन था? हेनसांग। चीनी यात्री हेनसांग जब भारतवर्ष में हर्षवर्धन का शासन था उस समय ये भारत आया था, भारत में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के उद्देश्य से। हेनसांग इन्होंने अपनी पुस्तक शियुकी, पुस्तक का नाम क्या था? शियुकी। तो चीनी यात्री हेनसांग ने गुर्जर प्रदेश का उल्लेख, गुर्जर देश का उल्लेख किस नाम से किया है? कुचेलो। किस नाम से किया है? कुचेलो, यानी गुर्जर देश का उल्लेख किस नाम से किया है? कुचेलो नाम से किया है। और जो राजधानी है इस गुर्जर देश की राजधानी, इस राजधानी को इन्होंने बताया है पिलोमोलो, पिलोमोलो, पिलोमोलो कह सकते हैं किसका नाम था? भीनमाल का। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। गुर्जर जाति का उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में, और चीनी यात्री हेनसांग ने गुर्जर देश का उल्लेख किस नाम से किया है? कुचेलो नाम से किया है। और इस देश की राजधानी इन्होंने पिलोमोलो यानी भीनमाल को बताया है। राजधानी क्या थी? पिलोमोलो, ऐसा मानना था किसका? हेनसांग का। उसके बाद में भारत में आपको पता है अरब यात्री आए। अरब यात्रियों ने गुर्जर देश को क्या कहा है? जुर्ज कहा है। क्या कहा है? जुर्ज कहा है। और अरब यात्री था अल मसूदी, क्या नाम था? अल मसूदी। इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों को अल गुज्जर कहा है। क्या कहा है? अल गुज्जर कहा है। ठीक है। और प्रतिहार राजा को बोरा,
प्रतिहार राजा को किस नाम से संबोधित किया है? बोरा नाम से संबोधित किया। इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको निश्चित तौर पर ध्यान में रखनी होंगी। अरब यात्रियों ने जो प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार क्षेत्र था उसको जुर्ज नाम से संबोधित किया है। अरब यात्री अल मसूदी ने गुर्जर प्रदेश को अल गुर्जर के नाम से संबोधित किया है और प्रतिहार राजा को इन्होंने बोरा कहकर पुकारा है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रमुख अभिलेख हैं जैसे नीलकुंड राधनपुर, देवली और करडा है। इन अभिलेखों में प्रतिहारों को क्या कहा गया है? गुर्जर प्रतिहार। ये जो नीलकुंड, राधनपुर, देवली, करडा है राष्ट्रकूट अभिलेख हैं। इनमें प्रतिहारों को क्या कहा गया है? गुर्जर प्रतिहार कहा गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले उल्लेख ध्यान रखेंगे गुर्जर जाति का पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। इसके अलावा नीलकुंड, राधनपुर, देवली, करडा है अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार के नाम से संबोधित किया है। कुछ प्रमुख इतिहासकार हैं जिन्होंने गुर्जर जाति के बारे में, जैसे भगवान लाल जी इंद्र ने गुर्जर प्रतिहारों को क्या माना है? गुर्जर माना है। ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा प्रतिहारों को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी क्षत्रिय माना है। इंपॉर्टेंट है, इनमें से प्रश्न काफी आते हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा। ये भगवान लाल जी इंद्र गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर माना इन्होंने। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इनको सूर्यवंशी क्षत्रिय माना है। उसके बाद में जो जॉर्ज केनेडी इन्होंने प्रतिहारों को क्या माना है? ईरानी मूल का। प्रतिहारों को कहाँ का माना है? ईरानी मूल का माना है। और इसके अलावा मिस्टर जैक्सन ने बम्बई गजेटियर में इनको विदेशी माना। इसके अलावा और देखें तो डी आर भंडारकर ने इनको खिजरों की संतान बताकर, गुर्जर प्रतिहारों को खिजरों की संतान बताकर विदेशी साबित किया है। क्या साबित किया है? विदेशी। ये खिजरों की संतान है, क्या है? विदेशी है। ऐसा मानना है किसका? डी आर भंडारकर का। और इसके अलावा अलेक्जेंडर कनिंघम इन्होंने इनको गुर्जर प्रतिहारों को यूची कुषाणवंशी माना। और इन्होंने ये माना है ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र के आधार पर। ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र के आधार पर किस विद्वान ने प्रतिहारों को कुषाणवंशी, यूची कुषाणवंशी माना है? तो ए कनिंघम ने। ये इतिहासकार हैं, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना होगा। और उसके बाद में राजस्थान के जो इतिहासकार हैं मोहनोत नैन्सी ने इनकी रचना है
मारवाड़रा परगनारी विगत, रचना मारवाड़रा परगनारी विगत। इसमें प्रतिहारों की, गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का, गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है मारवाड़ परगनारी विगत में। मोड़ोत नैन्सी जो राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं इन्होंने, और इनमें से 26 शाखाओं में 2 को प्रमुख बताया है। 2 प्रमुख शाखाएं बताई हैं, एक तो मंडोर और दूसरी भीनमाल। मंडोर और भीनमाल, क्योंकि राजपूताने में यही प्रमुख शाखाएं थी, तो इनका कहना बिल्कुल सटीक है। गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिनमें 2 प्रमुख बताई हैं इन्होंने, मोड़ोत नैन्सी ने, मंडोर और भीनमाल। और इनकी शक्ति के केंद्र, इनकी जो शाखाएं हैं विशिष्ट रूप से आप देख सकते हैं, शाखाएं 4 थी। शाखाएं 4 थी। कौन कौन सी थी 4? तो आपको पता है, पहली जो शाखा थी वो मंडोर थी। कौन सी थी? मंडोर। दूसरी थी भीनमाल। उसके बाद में तीसरी थी उज्जैन, या कह सकते हैं अवंतिका, उज्जैन या अवंतिका। और उसके बाद में अगली जो शाखा है उसका नाम है कन्नौज। ठीक है, इस प्रकार से गुर्जर प्रतिहारों की क्या थी? शाखाएं थी। तो मंडोर का आपको पता है जो संस्थापक है, मंडोर शाखा का संस्थापक वो कौन था? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र विद्वान ब्राह्मण था, क्षत्रिय। और भीनमाल का था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम, राजधानी इन्होंने भीनमाल को नागभट्ट प्रथम ने ही बनाई थी। और उज्जैन या कह सकते हैं अवंतिका, तो उज्जैन अवंतिका को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। दूसरी राजधानी किसने बनाया था? तो दूसरी राजधानी बनाया था नागभट्ट प्रथम ने ही, नागभट्ट प्रथम। और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया नागभट्ट द्वितीय ने, नागभट्ट द्वितीय। ये इनकी प्रमुख शाखाएं थी, जिनके बारे में प्रमुख रूप से आप मंडोर और भीनमाल की देखेंगे। और इन दोनों शाखाओं में इनके बारे में आसानी से जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने समय समय पर जो शासक बनेंगे यहाँ के, ये अपनी राजधानी उज्जैन और कन्नौज को बनाएंगे। और गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी, गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी चामुंडा माता। कुल देवी कौन थी? चामुंडा माता। ये बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। एक बार पुनः मैं समस्त जो हमने विवरण पढ़ा है इसको रिपीट कर देता हूं, ताकि किसी प्रकार की आपको कोई समस्या, कंफ्यूजन न हो। हम पढ़ रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश राजस्थान में। गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित जो बातें आती है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिहार शब्द का अर्थ क्या होता है। द्वारपाल, जिस प्रकार भगवान राम के द्वारपाल थे लक्ष्मण, उसी प्रकार जो राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। सूर्यवंशी या रघुवंशी अपने आप को मानते हैं, और अपने आप को संबंधित करते हैं किससे? इक्ष्वाकु वंश से संबंधित करते हैं। ठीक है, राजस्थान में 6वीं से 10वीं शताब्दी तक इनका प्रमुख रूप से शासन रहता है, और 8वीं से 10वीं शताब्दी में इनका प्रभावशाली रूप देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में प्रभावशाली शासन रहा गुर्जर प्रतिहार वंश का। तो इतिहासकार हैं आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने बताया है कि 6वीं से 11वीं शताब्दी तक राजस्थान के गुर्जर प्रतिहारों ने अरब आक्रमणकारियों से राजपूतानी की क्या की है? रक्षा की है। ऐसा मानना है आर.सी. मजूमदार का। और इनकी शासन की शक्ति के जो केंद्र थे वो प्रमुख रूप से मंडोर, भीनमाल, उज्जैन और कन्नौज थे। और
जब इनका शासन हुआ करता था गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों का, तो इनके समय मंदिर स्थापत्य की जो शैली विकसित थी उसका नाम था महामारू शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली। और पश्चिमी राजस्थान में जो गुजरात क्षेत्र था उसको पहले गुर्जरात्रा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ गुर्जर शासकों का क्या था, शासन हुआ करता था। तो गुजरात को प्राचीन समय में गुर्जरात्रा शब्द के नाम से जाना जाता था या गुर्जरात्रा प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो गुर्जरात्रा प्रदेश का स्वामी होने के कारण ये क्या कहलाए, इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहलाए। ठीक है। और कालांतर में इनकी राजधानी आपको पता है भीनमाल बनी। बाण भट्ट की जो रचना है हर्षचरित्र, उसमें भी हमें गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है या गुर्जरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कि गुर्जर जाति का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो हमें किस में मिलता है, बादामी के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में सबसे पहले हमें इस बात की जानकारी मिलती है। किसके बारे में, गुर्जर जाति के बारे में। और आपको पता है भारत में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने हेतु स्थल मार्ग से एक चीनी यात्री आया था, हेनसांग। जब भारतवर्ष में सम्राट हर्षवर्धन का शासन हुआ करता था, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया है और इन्होंने भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं की थी। तो इन्होंने अपनी पुस्तक सीयूकी में गुर्जर देश का उल्लेख किस नाम से किया है, कुचेलो नाम से किया है। और इन्होंने बताया है कि इसकी राजधानी क्या थी, पीलो मोलो, जिसको आप किस नाम से पहचान सकते हैं, भीनमाल के नाम से पहचान सकते हैं। आपको पता है अरब यात्री समय समय पर यहाँ आक्रमणकारी बनकर आए और उनमें कुछ विद्वान भी थे जो यहाँ पर आए और उन्होंने अपने इस क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी हमें हमारे इतिहास में हमें प्रदान की है। तो अरब यात्रियों ने इस क्षेत्र को जुर्ज नाम से संबोधित किया, अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को अल गुर्जर के नाम से संबोधित किया और प्रतिहार राजा को बोरा को कहकर पुकारा। इसके अलावा प्रमुख जो अभिलेख हैं जिसमें प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार के रूप में हमें देखने को मिलता है, जानकारी मिलती है कि कौन कौन से ऐसे अभिलेख हैं जो गुर्जर प्रतिहारों के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तो वो हैं नीलकुंठ, राधनपुर, राष्ट्रकूट अभिलेख हैं, देवली, करडाहा अभिलेख। इनमें प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार नाम से संबोधित किया गया है। उसके बाद में हमारे कुछ प्रमुख इतिहासकार हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। प्रमुख इतिहासकार भगवान लाल जी इंद्र, ये प्रतिहारों को गुर्जर मानते हैं। हमारे राजस्थान के इतिहासकार डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये गुर्जर प्रतिहारों को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं। और इतिहासकार जॉर्ज केनेडी प्रतिहारों को ईरानी मूल का व्यक्ति मानते हैं कि ईरानी मूल के व्यक्तियों से प्रतिहारों की यहाँ पर क्या हुई, स्थापना या इनका राज्य स्थापित हुआ। मिस्टर जैक्सन इतिहासकार बम्बई गजेटियर में क्या मानते हैं, इनको प्रतिहारों को विदेशी मानते हैं कि ये क्या थे, विदेशी थे। और डी.आर. भंडारकर साहब ये खिजरों की संतान बताते हैं प्रतिहारों को और कहते हैं कि ये भी क्या थे, विदेशी हुआ करते थे। ऐसा इन्होंने साबित करने का प्रयास किया। और अलेक्जेंडर कनिंघम, ये प्रश्न आया हुआ परीक्षा में, ब्रोच गुज्जर ताम्र पत्थर के आधार पर किस विद्वान ने यूची कुषाणवंशी माना है प्रतिहारों को, तो ए कनिंघम ने। और हमारे राजस्थान के इतिहासकार थे मोणोत नैन्सी, इनकी रचना 2 रचनाएं हैं, नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत। तो मारवाड़ परगनारी विगत में इन्होंने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है, 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। और इसमें 2 प्रमुख शाखाएं थी, कौन कौन सी थी, मंडोर और भीनमाल। तो आप यहाँ पर इनकी प्रमुख शाखाओं में देख सकते हैं 2 प्रमुख शाखाएं बताई हैं, लेकिन इनकी शासन की शक्ति के 4 स्रोत हुआ करते थे। समय समय पर यहाँ जो राजा बने मंडोर और भीनमाल ने, भीनमाल जो जालोर में था, वहाँ के शासकों ने समय समय पर उज्जैन और कन्नौज पर अपना क्या किया, अधिकार किया था। तो मंडोर के जो प्रतिहार शाखा थी इसका संस्थापक हरिश्चंद्र, भीनमाल का नागभट्ट प्रथम, उज्जैन अवंती को अपनी राजधानी बनाया नागभट्ट प्रथम ने ही, दूसरी राजधानी थी इनकी। और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया नागभट्ट द्वितीय ने। और गुर्जर प्रतिहारों की जो कुल देवी है उसका नाम आप ध्यान रखेंगे, क्या नाम है, चामुंडा माता। उसके बाद में आगे हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं मंडोर शाखा।
मंडोर शाखा के प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, मंडोर शाखा के प्रतिहार। तो राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? मंडोर के प्रतिहारों की शाखा है। ठीक है, मंडोर के प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा है मंडोर शाखा। और इनके बारे में, मंडोर शाखा में जो गुर्जर प्रतिहार हुई हैं उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है। जैसे एक स्रोत है जोधपुर के कोट, या इसको कह सकते हैं शहरपनाह है। जोधपुर के कोट शहरपनाह में एक अभिलेख लिखा हुआ मिला है और वो हमें मंडोर शाखा के प्रतिहारों के बारे में जानकारी देता है। और ये वर्तमान में मूल रूप से मंडोर के विष्णु मंदिर में लगा, विष्णु मंदिर में। इसके अलावा इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो 837 ईस्वी की बाउक प्रशस्ति, कौन सी प्रशस्ति? बाउक प्रशस्ति। तो बाउक प्रशस्ति में भी बाउक के समय जो मंडोर का विष्णु मंदिर है वहां पर लगवाई गई थी। तो 837 ईस्वी की बाउक प्रशस्ति में भी मंडोर शाखा के प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट और है 861 ईस्वी का घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख, तो घटियाला अभिलेख, इस घटियाला अभिलेख ये जोधपुर से मिला है। इस घटियाला अभिलेख में हमें मंडोर शाखा के प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जानकारी मिलती है कि शाखा का सर्वप्रथम जो राजा हुआ, शासक हुआ, वो गुजरात का शासक था। इधर हमारे राजस्थान की तरफ आया, हरिश्चंद्र उसका नाम था। और ये एक विद्वान था। क्या था? विद्वान। और ये क्या था दोस्तों? ब्राह्मण था। ऐसा घटियाला अभिलेख में इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो मंडोर शाखा के प्रतिहारों की अगर हम बात करें तो राजस्थान में सबसे प्राचीन शाखा है। इनकी जानकारी के जो स्रोत हैं हमें मूल रूप से मंडोर के विष्णु मंदिर में लगी हुई लगा हुआ एक अभिलेख मिला है उससे प्राप्त होती है। 837 ईस्वी के बाउक प्रशस्ति से हमें इस बारे में पता चलता है। और 861 ईस्वी का घटियाला जो अभिलेख है उसमें हमें मंडोर शाखा के प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है। घटियाला अभिलेख में ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो पश्चिमी क्षेत्र था, गुजरात जो प्रदेश था, वहाँ का जो शासक था हरिश्चंद्र, वो हमारे राजपूतानी की तरफ आता है। और एक विद्वान क्या था? ब्राह्मण था। और इन्होंने सबसे पहले मंडोर में किसकी स्थापना की थी? प्रतिहार शाखा की स्थापना की थी। तो मंडोर शाखा के प्रतिहारों में सबसे पहले जो शासक होता है उसका नाम है हरिश्चंद्र। क्या नाम है? हरिश्चंद्र। और इसके बारे में जो सबसे प्रमुख जानकारी है, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष, आदि पुरुष या मूल पुरुष कहलाता है। कौन? हरिश्चंद्र। एक विद्वान था दोस्तों। क्या था ये? विद्वान था। और ये ब्राह्मण था। क्या था? ब्राह्मण। तो राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष, या कह सकते हैं प्रतिहारों का गुरु, क्योंकि विद्वान था, हरिश्चंद्र को माना जाता है। विद्वान ब्राह्मण, और इसके पास में विद्वान
होने के कारण इसके पास में एक उपाधि थी, उपाधि का नाम है रोहिल्लादी। रोहिल्लादी उपाधि। हरिश्चंद्र के पास में कौन सी उपाधि थी? रोहिल्लादी उपाधि। ठीक है। और इस रोहिल्लादी उपाधि का अर्थ डॉक्टर दशरथ शर्मा बताते हैं। इसका अर्थ होता है योग क्रिया में निपुण। योग क्रिया में निपुण। योग क्रिया में निपुण इसका क्या होता है? अर्थ होता है, ऐसा मानना है इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा का। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हरिश्चंद्र ने मंडोर का किला जीतकर, मंडोर का किला जीतकर परकोटे का निर्माण करवाया। क्या करवाया? परकोटे का निर्माण करवाया। तो हरिश्चंद्र ने मंडोर का किला जीतकर किसका निर्माण करवाया? एक परकोटे का यहाँ पर निर्माण करवाया। और इसकी 2 रानियां थी। हरिश्चंद्र की कितनी रानियां थी? 2 रानियां। इसकी 2 रानियां थी। 2 रानी, एक तो ब्राह्मण रानी और एक क्षत्रिय पत्नी। ठीक है, ब्राह्मण पत्नी और एक क्षत्रिय पत्नी। क्षत्रिय पत्नी, इसके बारे में जानकारी मिलती है कि इसका नाम क्या था? भद्रा, भद्रावती। इसकी 2 रानियों में एक ब्राह्मण पत्नी, दूसरी क्षत्रिय पत्नी भद्रा। तो इस क्षत्रिय पत्नी भद्रा से 4 पुत्र पैदा हुए। कितने पुत्र? 4 पुत्र पैदा हुए। चार पुत्र पैदा हुए। कौन कौन से थे? एक का नाम था भोगभट, एक का नाम था कद्दक, एक का नाम था रज्जिल, और एक का नाम था दह। ये 4 पुत्र पैदा हुए क्षत्रिय पत्नी भद्रा से। और आगे जाकर जो शासक बनेंगे वो कौन बनेंगे? रज्जिल। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आराम से, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष माना जाता है, प्रतिहारों का गुरु माना जाता है, विद्वान और ब्राह्मण था। और विद्वान होने के कारण इसके पास में उपाधि रोहिल्लादी नामक क्या थी? उपाधि थी। और रोहिल्लादी का अर्थ बताते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, योग क्रिया में निपुण। और इसने हरिश्चंद्र ने मंडोर का किला जीतकर यहाँ पर एक परकोटे का निर्माण करवाया। इसकी 2 रानियां थी, एक ब्राह्मण पत्नी और दूसरी क्षत्रिय पत्नी भद्रा, जिससे 4 पुत्र पैदा हुए, भोगभट, कद्दक, रज्जिल और दह। आगे हरिश्चंद्र का उत्तराधिकारी होगा कौन? रज्जिल। तो रज्जिल के बारे में जो सबसे पहले जानकारी मिलती है कि प्रतिहारों की जो वंशावली मिलती है, प्रतिहारों की वंशावली, प्रतिहारों की वंशावली किस राजा से प्रारंभ होती है? तो रज्जिल से माना जाता है। और रज्जिल ने सबसे पहले मंडोर को क्या बनाया? राजधानी। मंडोर को राजधानी बनाया। हरिश्चंद्र ने मंडोर के किले को जीत लिया था, लेकिन पूरी तरह से मंडोर को राजधानी किसने बनाया? रज्जिल ने बनाया। और यहाँ राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया। राजसूय यज्ञ का आयोजन किस प्रतिहार शासक ने करवाया? तो रज्जिल ने करवाया। उसके बाद में आगे इनके बारे में जानकारी ये मिलती है कि इसने रोहिंस्कूप नगर में महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तो रोहिंस्कूप नगर में महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण भी किस शासक ने करवाया? रज्जिल ने करवाया था। उसके बाद में इनका रज्जिल का एक दरबारी था,
दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान का नाम था नरहरि। नरहरि ने इसे राजा की उपाधि दी। रज्जिल को किसकी उपाधि दी? राजा की उपाधि दी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 3-4 बातें हैं, कोई विशेष बातें नहीं है कि रज्जिल प्रतिहारों की वंशावली इससे प्रारंभ होती है। लगभग ऐसा माना जाता है 560 ईस्वी के लगभग प्रतिहारों की वंशावली का शुभारंभ रज्जिल से होता है। और मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ पर इन्होंने राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया। रोहिणस्कूप नगर में महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और इसका दरबारी विद्वान था नरहरि, जिसने इसको राजा की उपाधि प्रदान की। रज्जिल के बाद में रज्जिल का जो उत्तराधिकारी होगा उसका नाम है नरभट्ट। क्या नाम है? नरभट्ट। नरभट्ट रज्जिल का उत्तराधिकारी था और इसने रोहिणस्कूप नगर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। रोहिणस्कूप नगर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया नरभट्ट ने, और ये रज्जिल का उत्तराधिकारी था। इसके अलावा नरभट्ट के बारे में क्या जानकारी मिलती है कि इसके पास में उपाधि थी। उपाधि थी पिल्लीपणी। क्या उपाधि थी? पिल्लीपणी। इसका अर्थ होता है गुरु व ब्राह्मणों का संरक्षण करता। इस उपाधि का अर्थ है। और इसके अलावा नरभट्ट का जो उल्लेख है, नरभट्ट का उल्लेख चीनी यात्री हेनसांग ने भी किया है। नरभट्ट का उल्लेख चीनी यात्री हेनसांग ने पेलोपल्ली नाम से किया है। तो नरभट्ट का उल्लेख हेनसांग ने किस नाम से किया है? पेलोपल्ली। और इसका अर्थ होता है साहसिक कार्य करने वाला। ये 3-4 बातें हैं जो आपको नरभट्ट के बारे में ध्यान में रखनी है। रज्जिल के उत्तराधिकारी, रोहिणस्कूप नगर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया और इनकी उपाधि पिल्लीपणी। इसका अर्थ होता है गुरु व ब्राह्मणों का संरक्षण करता। और चीनी यात्री हेनसांग ने नरभट्ट का उल्लेख पेलोपल्ली नाम से किया है और इसका अर्थ होता है साहसिक कार्य करने वाला। उसके बाद में आगे जो शासक बनते हैं उनका नाम है नागभट्ट। क्या नाम है? नागभट्ट। ये वही नागभट्ट होंगे जो आगे जाकर भीनमाल में भी अपनी राजधानी को स्थापित करेंगी। तो नागभट्ट, इनका उपनाम मिलता है नाहड़। उपनाम क्या है? नाहड़। और ये रज्जिल का पोता था, रज्जिल का पुत्र था। और इसने मेड़ता या कह सकते हैं मेड़ता का नाम मेड़ंतकपुर को अपनी क्या बनाया? राजधानी। ठीक है। बाकी बातें हम जब भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार शाखा पढ़ेंगे तो उसमें नागभट्ट प्रथम के बारे में जानकारियां आएंगी। उपनाम नाहड़ और मेड़ता यानी मेड़ंतकपुर को अपनी राजधानी बनाया। और इसकी रानी थी रानी जजिका देवी। रानी जजिका देवी से दो पुत्र, एक का नाम था तात और एक का नाम था भोज, पैदा हुए। ये कुछ बातें हैं जो बेसिकली ध्यान में रहनी चाहिए, विशेष कोई बातें नहीं हैं। जजिका देवी रानी से दो पुत्र पैदा हुए, तात और भोज। तात बड़ा पुत्र था और ये मंडोर
मंडोर चला गया, मंडोर के आश्रम में जाकर अपना जीवन बिताया, ठीक है। और अपने छोटे भाई को साम्राज्य दे दिया, भोज को, ठीक है। अपने छोटे भाई भोज को साम्राज्य देकर मंडोर में सुरक्षित आश्रम में अपना क्या बिताया, इन्होंने जीवन बिताया। किसने? तात ने। तो नागभट्ट के बाद में शासक होंगे कौन? तात। तात के बाद में होंगे भोज। कोई विशिष्ट जानकारी इनके बारे में नहीं मिलती है। भोज के बाद में यशोवर्धन। यशोवर्धन के बाद में होंगे चंदुक। चंदुक के बाद में होंगे सिलुक। सिलुक के बारे में कुछ एक दो जानकारियां मिलती हैं। सिलुक जो शासक थे, इनके बारे में ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने त्रवणी, ये फलोदी के आसपास का क्षेत्र पहले त्रवणी के नाम से जाना जाता था, तमन क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। त्रवणी और वलमंडल, वलमंडल का मतलब जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र वलमंडल के नाम से जाना जाता था, को जीतकर इसके ऊपर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। किसने? सिलुक ने। वलमंडल, त्रवणी और वलमंडल को जीतकर इसके ऊपर अधिकार कर लिया। और वलमंडल का जो शासक था भट्टी देवराज, क्या नाम था? भट्टी देवराज। इसका छत्र, इसका क्या छीन लिया? छत्र छीन लिया। किसने? सिलुक नामक प्रतिहार राजा ने। और सिलुक ने जोधपुर में सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। सिद्धेश्वर महादेव का क्या बनवाया? मंदिर। सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। किसने? सिलुक ने। ये दो बातें हैं जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। त्रवणी या वलमंडल को जीतकर इसके ऊपर अपना अधिकार कर लिया, वलमंडल के शासक भट्टी देवराज को पराजित किया और उसका छत्र छीन लिया, और जोधपुर में सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया। सिलुक के बाद में आगे जो शासक होते हैं उसका नाम आपको इतिहास में मिलेगा झोट प्रतिहार। झोट प्रतिहार, पहले ऐसे ही नाम हुआ करते थे दोस्तों, झोट प्रतिहार। इनके बारे में कोई विशेष जानकारी हमें इतिहास में देखने को नहीं मिलती है। झोट प्रतिहार के बारे में ये मिलता है कि ये एक अच्छा वीणा वादक था। क्या था? अच्छा वीणा वादक था। और इसने गंगा में जल समाधि, गंगा में क्या ली? जल समाधि। और कोई विशेष इतिहास में जानकारी नहीं मिलती है इनके बारे में। झोट प्रतिहार के बाद आगे जो शासक होंगे उनका नाम है भीलादित्य। क्या नाम है? भीलादित्य। भीलादित्य। तो इनके बारे में भी यही जानकारी मिलती है कि अपने पुत्र के पक्ष में अपना जो राज्य था अपने पुत्र को सौंपकर ये चले गए हरिद्वार। पुत्र को सौंपकर, राज्य पुत्र को सौंपकर कहाँ चले गए? हरिद्वार चले गए। और यहाँ जाकर अनशन व्रत करते हुए शरीर त्याग दिया। जैसे आजकल जैन संप्रदाय में होता है ना संलेखना पद्धति, उसी प्रकार से अनशन व्रत करते हुए शरीर त्याग दिया। किसने? भीलादित्य नामक शासक ने। और उसके बाद में आगे शासक भीलादित्य के बाद में बनेंगे कक। कौन सा शासक बनेगा? कक प्रतिहार। नाम थोड़े अटपटे हैं दोस्तों, और जहाँ तक मुझे पता है ज़्यादातर दोस्त पहली बार ऐसे शासकों के नाम देख रहे होंगे। कुछ प्रमुख रूप से हम हरिश्चंद्र, रज्जिल, उसके बाद में नागभट्ट प्रथम, उसके बाद में वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, ऐसे शासकों को जानते हैं। लेकिन कुछ जो बारीक किसे यहाँ पर हम देख रहे हैं तो वो प्रतिहार शासक भी आपके सामने आ रहे हैं। कक नामक प्रतिहार मंडोर का शासक बना। इसके बारे में जो प्रमुख जानकारी है कि ये रघुवंशी जो प्रतिहार था, वत्सराज, जो आगे आप पढ़ेंगे भीनमाल में, वत्सराज का क्या था? सामंत था। वत्सराज का सामंत था, ठीक है। और मुंगेर के युद्ध में, किसके युद्ध में? मुंगेर के युद्ध में बंगाल के धर्मपाल के विरुद्ध
लड़ा था, बंगाल के धर्मपाल के खिलाफ लड़ा था, क्योंकि आपको पता है वत्सराज का सामंत था और वत्सराज ने मुंगेर के युद्ध में बंगाल के धर्मपाल को क्या किया था, पराजित किया था। तो कक के बारे में आपको ये बातें ध्यान में रहनी चाहिए। इसके अलावा इसके कक की जो अगली बात है, ये ज्योतिष, ये व्याकरण, ज्योतिष, तर्क का ज्ञाता और काव्य में निपुण था। काव्य में क्या था, निपुण, यानी काव्यों की अच्छी जानकारी हुआ करती थी कक नामक प्रतिहार राजा को। तो व्याकरण, ज्योतिष, तर्क का ज्ञाता और काव्य में निपुण शासक हुआ कक। और इसके अलावा इनकी दो रानियां थी। दो रानियों में एक रानी थी भाटी रानी। इससे जो पुत्र हुआ उसका नाम था बाउक। क्या नाम था, बाउक। भाटी रानी से बाउक पैदा हुआ। और एक रानी थी दुर्लभ देवी, उससे जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था ककुक। ये कक प्रतिहार के बारे में आपको ध्यान में रखना होगा। वत्सराज, जो रघुवंशी वत्सराज था, प्रतिहार शासक, उसका सामंत था और मुंगेर के युद्ध में अपने जो राजा था वत्सराज, उसके साथ बंगाल के धर्मपाल के खिलाफ युद्ध में लड़ा। व्याकरण, ज्योतिष, तर्क का ज्ञाता और काव्य में निपुण शासक था। इसकी दो रानियां थी, भाटी रानी से पुत्र बाउक का जन्म हुआ और दुर्लभ देवी जो रानी थी उससे ककुक का जन्म हुआ। आगे जो शासक बनेगा वो बाउक बनेगा। कौन बनेगा, बाउक। तो बाउक के बारे में जानकारी ये मिलती है कि इसने भूकूप के युद्ध में मयूर राजा को हराया। और इसके अलावा बाउक के बारे में प्रमुख रूप से जानकारी ये मिलती है कि 837 ईस्वी में मंडोर के विष्णु मंदिर में एक प्रशस्ति लगवाई। क्या लगवाई, एक प्रशस्ति लगवाई। किसने, बाउक ने, जो बाउक प्रशस्ति के नाम से जानी जाती है, जिसमें प्रतिहारों की जो वंशावली है उसके बारे में, प्रतिहार राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाउक के बाद में आगे शासक बनेंगे ककुक। कौन बनेंगे, ककुक। उसके बाद में आपको अन्य किसी शासक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ककुक के बारे में प्रमुख रूप से जो बातें हमारे सामने आती हैं वो ये आती हैं कि इन्होंने मरु, माड़, जैसलमेर का इलाका, इसके अलावा तमणी, अभी हमने पढ़ा था फलोदी के आसपास का क्षेत्र, अज और गुर्जरात्रा, ये जो इलाके थे, इन इलाके के लोगों से क्या प्राप्त किया, सम्मान प्राप्त किया। कहने का मतलब इनकी रक्षा की। मरु, माड़, तमनी, अज, गुजरातरा क्षेत्र के लोगों से विशेष अनुराग प्राप्त किया। किसने, ककुक ने। और इसने वडनाले मंडल में भीलों की पालों को जलाकर, भीलों का उपद्रव शांत किया। भीलों का उपद्रव क्या किया, शांत। भीलों का उपद्रव शांत किया। इसके अलावा इन्होंने रोहिंस्कूप नगर घटियाला के पास में पड़ता है। रोहिंस्कूप नगर में महाजनों को बस एक बाजार बनवाया और यहाँ पर महाजनों को बसाया। और इसके अलावा रोहिंस्कूप नगर और मंडोर में दोनों जगहों पर, रोहिंस्कूप नगर और मंडोर में जय स्तंभ का क्या करवाया, निर्माण करवाया।
और इसके अलावा ये जो ककुक नामक शासक था, ये संस्कृत में काव्य की रचना करता था। संस्कृत में क्या करता था? काव्य की रचना। ये इनके बारे में कुछ जानकारियां हैं। मरुमाड़ तमणी अज गुजरातरा क्षेत्र के लोगों से विशेष अनुराग प्राप्त किया और सम्मान प्राप्त किया। वर्णालय मंडल में भीलों की पालों को जलाकर भीलों के उपद्रव को शांत किया। रोहिंसकूप नगर में एक बाजार बनवाया और वहाँ पर महाजनों को बसाया। रोहिंसकूप नगर और मंडौर में जय स्तंभ का निर्माण करवाया और संस्कृत में काव्यों की क्या करता था? रचना करता था। ये कुछ मंडौर शाखा के प्रतिहार मैंने आपके सामने रखे हैं, जो आप विशेष रूप से इनके बारे में ध्यान रखेंगे। और फिर कालांतर में इंदा शाखा, इंदा प्रतिहारों, कालांतर में इंदा प्रतिहारों ने राव चूड़ा जो कहाँ का शासक था? मारवाड़ का शासक, जोधपुर का शासक को मंडोर क्या कर दिया था? दहेज में दे दिया था। अपनी पुत्री, ऐसा माना जाता है कि राय धवल की कोई पुत्री थी इंदा शाखा के प्रतिहारों में, उसका विवाह कर दिया राव चूड़ा से और राव चूड़ा को मंडोर क्या कर दिया? दहेज में दे दिया। राव चूड़ा जो मारवाड़ का शासक था, उसको मंडोर दहेज में दे दिया और स्वयं इसके क्या बनकर रहने लगे? सामंत बनकर रहने लगे। सामंत बनकर रहने लगे। तो आगे हम जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ इस बात की जानकारी आएगी कि मारवाड़ में सबसे पहले सामंत प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी? राव चूड़ा ने की थी, जिस आगे जाकर उसका जो वंशज होगा जोधा, वो सामंतवादी जो व्यवस्था है इसका वास्तविक संस्थापक कहलाएगा। इस प्रकार से मंडोर की प्रतिहार शाखा के विभिन्न गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में हमने अध्ययन किया है। मेरे ख्याल से आपको विभिन्न चीज़ों के बारे में नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास के लिए हम अपने विषय को यहीं पर सीमित करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी मित्रों का धन्यवाद।